नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट एग्जाम्स में। साथियों, इससे पूर्व में हमने मूल विधि का जो सिलेबस था उसको डिस्कस किया है। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण एक्ट होते हैं उसी में से जो हमारा विमेंस प्रोटेक्शन एक्ट था उसी के अंतर्गत ये हमारा जो पहला एक्ट है वो है दहेज प्रतिषेध अधिनियम, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, जिसको आज हम कंप्लीट करेंगे। इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको भी हम देखेंगे और इसके जितने भी इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं उनको हमारे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। तो दोस्तों इसके अंदर होता क्या है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो है हमारा 1961 में आया है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसकी हिस्ट्री क्या थी? तो हिस्ट्री में क्या है, 1959 में लोकसभा में पेश हुआ था लेकिन फेल हो गया था। 1959 में लोकसभा में पेश हुआ लेकिन फेल हो गया। जब ये फेल हो गया तो फिर हमारी जो पहली ज्वाइंट सिटिंग हुई, जो हमारा फर्स्ट ज्वाइंट सेशन है 1961 में, इसी के लिए हुआ। संयुक्त अधिवेशन जो हमारा पहली बार हुआ, जो हमारा आर्टिकल 108 के अंतर्गत आता है, यह पहली बार दहेज प्रतिषेध अधिनियम के लिए ही हुआ। तो इसके अंतर्गत होता क्या है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो हमारा संयुक्त अधिवेशन हुआ तो उससे यह अधिकार हमारा पारित किया गया। तो अब इसके ऑब्जेक्टिव को हम देखेंगे। ऑब्जेक्टिव इसका क्या होता है, दहेज लेने और देने पर रोक लगाना, प्रोहिबिशन ऑन गिविंग एंड टेकिंग ऑफ डाउरी। इसका उद्देश्य क्या है, लेने देने पर दहेज के रोक लगाना। अब इसकी जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं उनको देखेंगे। तो क्या होता है, जिस दिन ये पारित हुआ है, पारित कब हुआ है, 20 मई 1961 को ये संयुक्त अधिवेशन के द्वारा पारित किया गया है। पर ये लागू कब से हुआ है, इम्पोज कब से हुआ है, ये इम्पोज हुआ है 1 जुलाई 1961 से यह इम्पोज हुआ है। अब हम देखेंगे इसके अंतर्गत इसमें कोई भाग नहीं होता है, इसमें सेक्शंस होते हैं, धाराएं होती हैं। तो हमारे दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो 1961 है इसमें 10 प्रमुख धाराएं हैं। अब इसका जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक आता है वो हम देखेंगे, वह क्या होता है। जैसे हमारा ये क्वेश्चन बन रहा था, क्वेश्चन हमारा क्या है, दहेज लेना एवं देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है, अंडर विच लॉ गिविंग एंड टेकिंग ऑफ डाउरी एन ऑफेंस। किस दोस्तों ऑप्शन है हमारा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, घरेलू हिंसा अधिनियम, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और इंडियन पीनल कोड के तहत, भारतीय दंड संहिता, या नन ऑफ द एबव। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत। फिर इसके आगे हम लोग चलते हैं। तो इसके अंतर्गत इसमें 10 धाराएं हैं। तो जो हमारी पहली धारा, जो पहला सेक्शन है, उसमें क्या होता है, उसमें जो भी हमारे जितने भी एक्ट हैं उसकी जो पहली धारा है ज्यादातर उसमें उसका नाम, उसका विस्तार क्षेत्र या प्रारंभ दिया होता है। तो इसका इंग्लिश में क्या हो जाएगा, ब्रीफ नेम इसका है, इसमें एक्सपेंशन एरिया और स्टार्ट कब से हुआ है। तो ब्रीफ नेम होता है दहेज प्रतिषेध अधिनियम, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। एक्सपेंशन क्षेत्र, जैसे पहले हमारा जम्मू कश्मीर इससे हटा हुआ था जब 370 था उससे पहले, लेकिन अब जब से वो हट गया है तब से संपूर्ण भारत में इसका जो विस्तार क्षेत्र है। और ये जिस दिन से पारित हुआ है, लागू हुआ है, वही तारीख हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो 1 जुलाई 1961 से। अब दोस्तों इसकी हम धारा 2 की बात करेंगे। तो धारा 2 में क्या है, दहेज की परिभाषा है। सेक्शन 2 के अंतर्गत क्या है हमारा, दहेज की परिभाषा है। दहेज की परिभाषा क्या होती है, इसमें 3 कंडीशंस होती हैं, विवाह के पूर्व, विवाह के दौरान या विवाह के बाद, बिफोर मैरिज, एट द टाइम ऑफ मैरिज एंड आफ्टर मैरिज। तो इसमें क्या होता है कि जैसे विवाह के पूर्व, विवाह के दौरान या विवाह के बाद संपत्ति या मूल्यवान वस्तु प्रतिभूतियां का आदान प्रदान, जब हमारा विवाह के पूर्व हो या विवाह के दौरान हो या विवाह के बाद, संपत्ति या जो भी मूल्यवान प्रतिभूतियां हैं इनका आदान प्रदान होता है। गिव एंड टेक ऑफ प्रॉपर्टी एंड मनी जब होता है, किसके मध्य होता है, हमारे कन्या पक्ष और वर पक्ष के मध्य, या हम कहें एक पक्ष और दूसरे पक्ष के मध्य जो है होता है आदान प्रदान, किसका, मनी एंड प्रॉपर्टी का, या तो माता पिता के पक्ष द्वारा या तो संबंधियों के द्वारा। तो ये हमारा दहेज होता है। फिर दहेज है क्या, तो दहेज क्या हो सकता है अगर हम बात करें, तो दहेज होता है मनी, चल व अचल संपत्ति, धन या धन जिसको मनी कहते हैं, चल या अचल संपत्ति, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, या विवाह के लिए किया गया वादा, जो विवाह के बदले में किया गया वादा होता है वह भी हमारा
दहेज में ही आता है। प्रॉमिस मेड फॉर जो मैरिज होती है वह हमारे दहेज के अंतर्गत आता है। और इसमें एक ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो हमारे इस्लामिक कल्चर में महर होता है इसको दहेज की श्रेणी में नहीं रखा गया है। महर के अंतर्गत क्या होता है कि लड़के के पक्ष द्वारा लड़की के पक्ष को कुछ दिया जाता है, तो इसमें क्या है, यह दहेज के अंतर्गत नहीं आता है। और इसका जो महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि मांग द्वारा ही दहेज उत्पन्न होगा। डिमांड वेरीफाई डाउरी, डाउरी को वेरीफाई कौन करेगा? डिमांड के द्वारा ही यह वेरीफाई किया जाएगा कि डाउरी यहाँ पे दी गई है। फिर इससे हमारा जो रिलेटेड सबसे महत्वपूर्ण केस है वह है हरिवंश सिंह वर्सेस गुरुशरण कौर 1989 का। इसमें अंतर्गत हमारा जो नियम नतीजा निकला था इसका, वह परिणाम था ईच डिमांड इज डाउरी, यानी कि प्रत्येक मांग ही दहेज है। यानी किसी भी तरह की मांग नहीं की जानी चाहिए शादी के विवाह के लिए। अब क्या है, इसकी धारा 3 की बात करें हम, धारा 3 में है हमारा पनिशमेंट फॉर डाउरी। दहेज लेने के लिए जो हमारी शास्ति है, हिंदी में शास्ति बोलते हैं और पनिशमेंट बोलते हैं इंग्लिश में। तो दहेज लेने के लिए जो शास्ति है हमारी, इसमें 5 साल की जेल है या तो जुर्माना अप टू 15,000 रुपए तक, या तो डाउरी की जो रकम है। और इसमें क्या होता है कि जो भी ज़्यादा है उसी को जुर्माने के तौर पर लिया जाता है। जैसे या तो 15,000 रुपये, या तो डाउरी अगर इससे ज़्यादा है तो डाउरी की ही पूरी रकम ले ली जाती है इसमें जुर्माने के तौर पर। तो ये है किसके लिए? डाउरी लेने के लिए है, दहेज लेने के लिए धारा 3 के अंतर्गत है। वही हमारा धारा 4 में क्या होता है कि पनिशमेंट फॉर डिमांड ऑफ डाउरी, पनिशमेंट फॉर डिमांड ऑफ डाउरी। तो धारा 3 से इसमें मिस हमको मतलब कि कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों? क्योंकि उसमें दहेज लेने के लिए है और इसमें दहेज मांगने के लिए है। दहेज मांगने के लिए ये शास्ति है। इसके अंतर्गत हमारा जेल होता है 6 मंथ का से 2 ईयर्स तक का जेल होती है और फाइन अप टू 10,000 होता है। तो इससे हमारा सेक्शन 4 भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे सेक्शन 4A। सेक्शन 4A के अंतर्गत हमारे दोस्तों क्या था कि दहेज के विज्ञापन पर रोक लगाई गई है। प्रोहिबिशन ऑफ डाउरी एडवर्टाइजमेंट। जैसे होता क्या है कि मान लीजिए किसी लड़की के पिता ने कहा कि जो मेरी लड़की से शादी करेगा उसको मैं कुछ अपने कंपनी में मैनेजर बना दूंगा, या कुछ भी चीज़ें किसी भी तरह से अगर विज्ञापन किया जा रहा है तो उस पर रोक लगाई गई है धारा 4A के द्वारा। और इसमें भी पनिशमेंट हमारी क्या होती है, 6 मंथ से 5 ईयर्स तक की जेल और फाइन लगाया जा सकता है अप टू 15,000 तक, धारा 4A के अनुसार। अब इसके आगे हम चलेंगे धारा 5। धारा 5 में हमें बताया गया है कि एकॉर्ड्स ऑफ डाउरी विल बी नल एंड वाइड, मतलब दहेज के संबंध में किए गए करार शून्य। जैसे होता क्या है कि मान लीजिए विवाह के पूर्व में किसी भी तरह का एकॉर्ड किया गया कि हम दहेज इतना देंगे, और फिर शादी के बाद आप कहें कि अरे आपने कहा था देने को, दिए नहीं, ये है वो है। तो इसमें अब क्या है ना कि इसमें कोई वो नहीं हो सकता। इसके संबंध में जितने भी एकॉर्ड्स होंगे डाउरी के विल बी नल एंड वाइड माने जाएंगे। उन पर आप कोई केस या कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उल्टा से डाउरी का केस और ही हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, सेक्शन 6 के अंतर्गत क्या होता है, डाउरी फॉर वीमेन एंड हर सक्सेसर्स। डाउरी होता किस लिए है? डाउरी हो किसके लिए सकता है? क्या है, दहेज का महिला व उसके वारिसों के लिए होना, या तो उस महिला का जिससे शादी हुई है या उसके सक्सेसर्स के लिए ही हो सकता है दहेज। बाकी दहेज जो है, जो वर पक्ष है लड़का या उसके किसी परिवार में, उसके लिए अगर कोई भी चीजें हैं तो फिर वो दहेज के अंतर्गत आएंगी और उन पर केस बनेगा लीगल। और बाकी जब अगर डाउरी का वीमेंस के लिए है या तो उसके सक्सेसर के लिए है, नाम पर है, तो उसमें कोई केस नहीं बनता है। जैसे क्या है कि विवाह से पूर्व जो लिया दहेज, क्या है, विवाह से अगर पूर्व कोई चीज लिया गया है दहेज या विवाह की तिथि के समय लिया गया है तो 3 महीने में महिला को हस्तांतरित हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तब फिर केस बनेगा। दहेज पर अधिकार केवल महिला व उसके बच्चे का ही है। यानी कि हमारी क्या है, धारा 6 के अनुसार क्या है कि दहेज का उसके महिला के लिए या तो उसके वारिसों के लिए होना है। और इसमें भी हमारी जो पनिशमेंट है, शास्ति है, इसमें जेल है 6 मंथ से 2 साल की और फाइन है 5,000 से 10,000 तक की। अब हमारा जो सेक्शन 7 है, सेक्शन 7 में है क्या, अपराधों का संज्ञान कौन ले सकता है, हु विल हैंडल केस। केस को हैंडल कौन करेगा? तो केस को हैंडल करेगा, अगर महानगर की बात है तो महानगर का मजिस्ट्रेट करेगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट करेगा, और ये उसके क्षेत्र के बाहर की बात है तो फिर GMFC, जिसको हम कहेंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जो होता है,
यह फिर प्रथम श्रेणी का जो न्यायिक न्यायाधीश है वह फिर अपराधों का संज्ञान लेगा और उन पर कार्यवाही को करेगा। अब किस प्रकार की कार्यवाही करेगा वो, किसके आधार पर पहले तो करेगा, पुलिस रिपोर्ट के आधार पर वो कार्रवाई करेगा। और अब जानेंगे इसमें अपील कौन कर सकता है कि दहेज लिया गया है, इसके लिए अपील कौन कर सकता है। या तो वह महिला कर सकती है जिसकी शादी हुई है, या तो उसके माता पिता या उसके सगे संबंधी भी कर सकते हैं, या कोई एनजीओ है जो महिला संबंधित है, या महिला सुरक्षा समिति है। यह सभी जो है अपील कर सकते हैं और कार्यवाही होगी पुलिस रिपोर्ट के आधार पर। फिर हमारा धारा 8 आता है। धारा 8 में क्या है, जो हमारा सेक्शन 8 है इसमें है नेचर ऑफ क्राइम, अपराधों की प्रवृत्ति क्या होगी। इसमें अपराध जो किए जाएंगे इसके उसमें इसकी प्रवृत्ति क्या मानी जाएगी, उनका नेचर। तो ये संज्ञेय अपराध हैं, मतलब गिरफ्तारी के लिए इसमें वारंट की जरूरत नहीं है। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंतर्गत आते हैं, इनमें गिरफ्तारी के लिए वारंट की आवश्यकता नहीं है। जितने भी हमारे संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं इसमें गिरफ्तारी के लिए वारंट की आवश्यकता नहीं होती है। फिर ये असमनीय होते हैं। असमनीय मतलब समझौता नहीं होता, इनका समझौता नहीं हो सकता, इसीलिए नॉन आर्बिट्रेरी होते हैं, इनमें कोई भी समझौता नहीं हो सकता। फिर जो हमारा तीसरी इसकी कंडीशन होती है गैर जमानती होते हैं, नॉन बिलेबल ऑफेंस होते हैं। इनकी जो नेचर ऑफ क्राइम से 3 है, संज्ञेय, असमनीय और गैर जमानती, कॉग्निजेबल, नॉन आर्बिट्रेरी और नॉन बिलेबल होते हैं। फिर सेक्शन हमारा 8A आता है। 8A में क्या है कि जो धारा हमारा 3 दहेज लेना और 4 में डिमांड फॉर जो है डाउरी में आरोपित जो व्यक्ति होता है उसी पर सबूत का भार होता है। मतलब जो एक्यूज्ड है, ACCU एक्यूज्ड जो हमारा है वो सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्विटेंस होता है 8A के अनुसार। फिर जो हमारा 8B है धारा 8B में क्या होता है, दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति। दहेज ये स्टेट को होता है कि स्टेट अपॉइंट करे किसको, एक DPO को, दहेज डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर, दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति करे। और इसका जो DPO है इसका कार्य होता है एक्ट को लागू करवाना, दहेज प्रतिषेध अधिनियम को, या तो और दहेज रोकना, और आरोपी के खिलाफ जो साक्ष्य एकत्र करना इसका काम होता है DPO का। तो इस तरह से हमारा ये 8B हो जाता है। फिर अब इसके केवल 2 और धाराएं बची हैं, 9वां और 10वां। 9वां में क्या है, सेक्शन 9 में इस एक्ट पर कानून जो है, जो मुख्य कानून है वह केंद्र द्वारा बनाए जाएंगे, मुख्य कानून केंद्र द्वारा बनाए जाएंगे। और वही धारा 10 में है, इस एक्ट पर कुछ कानून जो हैं वह राज्य द्वारा भी बनाया जा सकता है। डाउरी को रोकने के लिए राज्य भी कुछ कानून, स्पेशल कानून बना सकते हैं अपने में। फिर अब एक इसका क्वेश्चन हम लोग करेंगे और अब ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। जैसे दहेज निषेध अधिनियम जो हमारा है ये इस 1961, इसके अनुसार दहेज किससे संबंधित कितनी स्थितियां वर्णित की गई हैं। तो कितनी स्थितियां वर्णित की गई हैं, हाउ मेनी सिचुएशंस रिलेटेड टू डाउरी हैव बीन डिस्क्राइब्ड अकॉर्डिंग टू द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। तो आपके ऑप्शन हैं 1, 2, 10 या 3। तो इसके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। बाकी हमने कंप्लीट किया है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम आज हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके आगे हम लोग एक एक करके कानून को इसी तरह से डिस्कस करेंगे, जिससे हमने एक भी चीज को छोड़ा नहीं है। इसमें हमने सभी चीजें इसके अंतर्गत हमने समझा है। धन्यवाद।